मेरे भाई है जितने भी, इनको अगर हाथ लग गया ना तो अच्छे अच्छे की फाड़ डालूंगा मैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी भाव का इस वीडियो को देखकर अंधभक्त पगला जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके नज़र में कोई अंधभक्त है तो उसे शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो नदीम भाई और ये सब मेरा फैमिली है इधर, मेरी बहन है, मेरी भांजी है, बच्चे है, भांजा है, तो यहाँ पे तो आते रहता है मैं। और खास करके आज मैं सरप्राइज दिया मेरे बहन भाई और मेरी भांजी भांजे को, कि क्योंकि मुझे आने को मिलता नहीं और ऐसा आज मौका है तो मैं बोला आज जाके सरप्राइज देता हूँ, तो इसके लिए आया। ऐसा आज बहुत बड़ा दिन है आपका, तो हिंदुस्तान में आज सबको ईद मुबारक, अच्छे दिन पे है, तो वैसे ही त्योहार मनते रहना चाहिए। और ये धर्म का जो खेल दुकान खोल के रखा है लोगों ने वो बंद करना चाहिए। एक नंबर। अच्छा, ये आज का दिन जो पूरा ईद का जाएगा, किस तरीके की सब जगह अलग अलग सिवैया है और खास तौर पर कितना अच्छा लगता है? मैंने तो डब्बा भर दिया पहले ही बोला मेरा हफ्ता दे देने का, तो एक डब्बा मेरे बहन को बोल दे कि मेरे को डब्बा दे दे भर के, एक नंबर है। हाँ, तो ऐसा इधर ही नहीं, मेरे घर पे भी अभी कल नए करके 6-7 डब्बे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे मेरे दोस्त है मुस्लिम जो मेरे गणपति में आते हैं, मेरे हर त्योहार में आते हैं, मैं उनके हर त्योहार में जाता हूँ। तो यहाँ पे कभी मजहब नहीं देखते, इंसानियत देखा जाता है। सही है। मगर कुछ लोग ना वो दुकान खोल के बैठे, अगर उन लोग ने ये मजहब का धंधा नहीं किया तो फिर वो उनका दुनियादारी दुकान कैसा चलेगा, तो चलते रहता है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता है। ऐसे लोगों को अपने स्टाइल में कुछ नहीं ऐसे लोगों को ना कितना भी बोलेगा अपना मुंह खराब होने जैसा है। जैसे कि मुझे आज लगभग 20 साल हो गया, 20 साल से मुझे ईद में किसी ने तोहफा नहीं दिया। मेरा भाई आकर के, मेरा बड़ा भाई आकर के मुझे ईद का सबसे अहम तोहफा दे दिया। कोमिल भाई हम लोग सब साथ में है, और ईद का जो त्यौहार है ये आज सबूत है जीता जागता कि हिंदुस्तान मेरे घर पे खड़ा। आज हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान का भाई मेरे साथ खड़ा है, तो प्लीज मेरे हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये मेरे भाई है जितने भी, इनको अगर हाथ लग गया ना तो अच्छे अच्छे की फाड़ डालूंगा मैं। दोस्तों, अनुराग ओझा ने आतिक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को लेकर कहा है कि अगर मेरा नाम अनुराग नहीं अशरफ या कोई और नाम होता यानी मुस्लिम होता तो अब तक मेरा एनकाउंटर कर दिया गया होता। अनुराग ओझा ने आतिक की हत्या को लेकर और क्या कह रही है, आइए देखते हैं। 2 दिन पहले उसके बेटे को मार देते हो, फिर दूसरा षड्यंत्र रच के उसके बाप को मरवा देते हो, उसके भाई को मरवा देते हो, ये साहब गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? अगर कानून की प्रणाली में कानून के सामने ही कानून की हत्या कर दी जाती है तो हम किस पे विश्वास करें? हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को ढूंढते हैं, और आज हमारी सुरक्षा के लिए हम किसको ढूंढे? हम गुंडे मौलिया को टैक्स देके हमारी सुरक्षा करें। वो हमें भैया पुलिस प्रशासन पे तो विश्वास ही नहीं है सर, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इस बात की आप जिम्मेदारी दे दीजिए। ये अतीक अहमद की हत्या नहीं, ये जैसा के पापा के मुंह पे एक चाटा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संघियों को ठेका दे दिया है कि अब जी हमसे तो बहुत हो गया, अब आप लोग पिस्टल खरीदिए, 7 लाख का पिस्टल हम मुहैया करवाएंगे, विदेशी पिस्टल हम मुहैया कराएंगे, आप जाके दाग दो। अरे महाराज 17 साल के और 21 साल के और 23 साल के लड़के के जिसको रोजगार देना चाहिए उसके हाथ में तो मसला पकड़ा रहे हो, ये गलत है या नहीं? जिसके घर पे छत नहीं है साहब, उसके हाथ में फेमस होने की स्मृति ईरानी से इनका क्या कनेक्शन है? फोटो वायरल हो जाती है। जुल्म और तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। अरे योगी जी, कान खोल कर सुन लो, अब हम किसी बेगुनाह का घर जलने नहीं देंगे। को मार जाए। और गोली भी, एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, ये माइक है, ये पहचानता है कि अनुराग के पास नहीं तो बहुत जगह जाता है। एक चीज बताइए, गोली निकली, पुलिस वालों को नहीं लगी साहब, वहाँ पे जितने पत्रकार खड़े थे उनको नहीं लगी। ये बेईमानी है या नहीं? अतीक को और अशरफ को पहचानती थी वो गोली? शूटर है। अच्छा, उनको निशाना था। ट्रेनिंग कहाँ से दी गई? ट्रेनिंग कहाँ से दी गई उनको, ये बता दीजिए आप। अनुराग के सामने अगर अनुराग के देश के संविधान की और लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की हत्या कर दी जाएगी तो अनुराग सड़क से लेकर संसद तक दहाड़ता रहेगा। अनुराग ऐसे संघियों से और ऐसी सरकार से डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाबा है, बाबा। यूपी में काबा, यूपी में काबा, राम राज्य बा का राम राज्य बा भैया, राम राज्य की यही परिकल्पना है। राम राज्य में क्या आप देखिए, राम के राज्य में कितने मुसलमानों को मारा गया? क्या राम के राज्य में मुसलमान नहीं हुआ करते थे? राम के राज्य में कितने घरों को उजाड़ दिया गया? आप बताइए। राम के राज्य में आप एक चीज बता दीजिए कि कितने लोगों को मार दिया जाता था, कितने लोगों का घर जला दिया जाता था? अगर राम राज्य की आप वाकई में साधु हो, अगर आप वाकई में योगी हो, तो एक मुसलमान का घर जला दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। अरे आप योगी हो? आप योगी नहीं, आप ढोंगी हो। मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, आप मुझे गोली मरवा दो या बुलडोजर चलवा दो, अनुराग डरने वाला नहीं है सर। अरे अतीक अहमद को सुना दिया था ना उम्र कैद की सजा, साबरमती जेल से लाने की क्या जरूरत थी? आप एक चीज बताइए, बेईमानी है नहीं बेईमानी है? दोनों भाई अलग अलग जेल में होते हैं और दोनों को एक साथ लाया जाता है, एक ही हथकड़ी में दोनों भाई को बांध दिया जाता है। बोलिए आप, इन सब सवालों पर आपका मुंह बंद हो जाता है, आपकी प्रशासन का मुंह बंद हो जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुंह बंद हो जाता है। इन सारी को इस देश में मतलब अब चुन चुन के मारेंगे, ये चुन चुन के मारेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे मारेंगे। अगर मेरा नाम अनुराग नहीं अशरफ या
आफा कैसे कुछ अगर होता मुस्लिम नाम, अब तक मेरा भी इनकाउंटर यहीं पे तुरंत हो जाता। पत्रकार इसी के साथ साथ दिल्ली के एडवोकेट अरफा खनम मीडिया से बात करते हुए आतिक अहमद की हत्या को लेकर क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। तरीके से लगातार अतीक अहमद के भाई और असद को लेकर के जिस तरीके से 45 दिन से जिस दिन से उमेश पाल की हत्या हुई उस दिन से लेकर के लगातार ये गोदी मीडिया जिस तरीके की खबरें दिखा रहा था, लगातार योगी सरकार से ये मांग कर रहा था कि गाड़ी के पलटने की मांग कर रहा था, लाइव एनकाउंटर की बात कर रहा था। ऐसी आज सबसे बड़ा जो आज के वक्त में जो क्रिमिनल है वो मैं समझती हूँ कि आज ये गोदी मीडिया है। आज ये जिस तरीके का माहौल बनाने की देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं, वो एक देश को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है कि लोग अपने हाथों में हथियार उठाएं और खुद ही एक दूसरे का वध और एक दूसरे को मौत के घाट उतारना शुरू कर देंगे। तो देखिए, आज अगर शाइस्ता को जिस तरीके से लगातार गोदी मीडिया उसी तरीके से दिखा रहा है जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई और उसके बेटे को दिखाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ बार-बार ये मीडिया को किसने इख्तियार दिया है कि वो किसी भी महिला के लिए, मैं कहती हूँ कि देखिए ये तो कानून का काम है कि कानून का काम है, पुलिस का काम है कि वो जांच करे। अगर शाइस्ता किसी में भी अगर अतीक अहमद के किसी भी क्राइम के अंदर उसका जो साम्राज्य था उसके अंदर किसी भी तरीके से मुलविस है, तो ये काम तो कानून का है। लेकिन आज सवाल अतीक अहमद की मौत का नहीं है, आज सवाल है देश के लोकतंत्र का। आज सवाल है कि आज जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है, आज सवाल है देश के संविधान का। तो जिस तरीके के एनकाउंटर देखिए पिछले 10 सालों के अंदर किए गए हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि हम तो पहले से इस बात की मांग करते थे और सुप्रीम कोर्ट से लगातार एसआईटी का गठन हो इसकी मांग करते हुए आए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उमेश पाल की हत्या से लेकर के और ये देखिए बीते दिनों जिस तरीके से असद की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है, उसके बाद अतीक अहमद और भरी मीडिया कर्मी जिस तरीके से वहां पे मौजूद थे, मीडिया कर्मियों के सामने, तमाम पुलिस वालों के सामने ये 3 गुंडों की, 3 हत्यारों की किस तरीके से हिम्मत पड़ती है कि इस तरीके की हत्या को अंजाम दें। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दिन ब दिन मोदी सरकार की पोल खोलते जा रही है। अब उन्होंने कहा है 370 हटने की असली वजह। कश्मीर में जब ये 370 हटाने की बात आई तो रात को मुझे गृह मंत्री के यहाँ से आदेश आया कि कल एक चिट्ठी आपको भेजनी, चूंकि वो असेंबली होती तो असेंबली की चिट्ठी जाती, चूंकि असेंबली थी नहीं, गवर्नर रूल था, तो मेरी चिट्ठी के आधार पर उसको हटना था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोला, कहा कि सुबह ये चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट कर रखी थी कि सुबह ये चिट्ठी टाइप करा के मेरे साइन करा के दिल्ली भेज दो। उसने कहा साहब हटा रहे हो? मैं कहा यहाँ हटा रहे हैं। कहने साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्योंकि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी जब मरा था तो 150 आदमी तो उसके मरने पे मरे थे, थानों में घुस जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, लोग हमला कर देंगे और पता नहीं क्या क्या अफरा तफरी होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, चिड़िया भी नहीं बोलने की। उसने कहा आपको कैसे ये भरोसा है? मैं कहा मैंने 4 महीने में एक ही काम किया है, मैंने इनमें सेंस ऑफ फैटिग डाल दी है कि 200 लड़के ले दुनिया में दूसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ हासिल नहीं हो, जो होगा बातचीत से होगा, कोई नहीं लड़ेगा। इन तीनों चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार करना अगर कुत्ता भी भौंक ले, और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं आपसे ईमान से बता रहा हूं, मेरे 1 साल 2 महीने के टर्म में मुझे एक भी दिन गोली नहीं चलवानी पड़ी लोगों के ऊपर। मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने जो भर्ती थी नहीं वो रुकवाई, और लोगों को समझा दिया कि इसमें कुछ नहीं है। मैंने 1 साल में 44 कॉलेज दिए, 1 साल में जहां जो मांगता था उसे फौरन डिग्री कॉलेज दे देता था। मैंने कोई तिकड़म की बात ही नहीं करता। तो मैंने खैर फिर उसे फोन किया, उसने कहा सर मेरी तरफ से आप अमित शाह साहब आने वाले थे, उनको ये कह देना कि 30 साल में पहली बार हम उनका बायकॉट नहीं करेंगे। उनका बायकॉट नहीं किया। मेरे बराबर की सीट पे बैठे थे, उन्होंने कहा सर बायकॉट क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं कहा जी कुछ नहीं, ऐसे कि बात बता। मैं कहा साहब इसलिए नहीं किया कि हम इनकी बेइज्जती नहीं करते, ये हमारी नहीं करते। तो कुल मिला के एक ऐसा वातावरण, मैंने अपना टेलीफोन नंबर सबको दे दिया था, जो चाहे फोन करे। रात के 2 बजे फोन आता था, मैं उठाता था, खुद उठाता, जवाब देता था। मैं व्हाट्सअप कॉल पे भी करता था। एक बच्चे का व्हाट्सअप आ गया कि गवर्नर साहब मेरी बहन और मैं दोनों बोर्ड का इम्तहान दे रहे हैं लेकिन दोनों फेल हो जाएंगे। मैं क्यों? कहले हमारे यहाँ बिजली नहीं है और लाइन हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर, एक जनरेटर होता है छोटा, वो भिजवाया, 6 बल्ब भिजवाए। तो उसने सारे कश्मीर में घुमा दिया व्हाट्सअप के, ऐसे ऐसे मेरे एक व्हाट्सअप पे ये हो गया। मैंने कहा बेटे यही नहीं हुआ, तू जरा सी तसल्ली कर, मैं 15 दिन में तेरे यहाँ लाइन खिंचवाऊंगा। मैंने बिजली वालों से कहा कि जो 1.5 किलोमीटर दूर लाइन है वहां से इसके घर तक लाइन खींच दो। उसके यहाँ लाइन खींच गई, और जिस दिन आप यकीन करें, जिस दिन उसके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली वाले लेके गए तो 5-7 गांव के लोग ढोल ढपड़े लेकर उस ट्रांसफार्मर का स्वागत करने आए। तो कुल मिला के अगर आप ठीक से काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब तो मैं बात बहुत बिगड़ चुकी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरा कहना ठीक है। मोदी सरकार के पोल खोलने के बाद सत्यपाल मलिक ने कहा है मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, शायद इसीलिए बुलावा आया है। मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं। तो दोस्तों इस तमाम मुद्दे पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।